हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे एसएमई प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा टॉपिक है लिशमानिया डोनोवानी। लिशमानिया डोनोवानी क्या है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि लिशमानिया डोनोवानी जो है हमारा एक हीमोफ्लेजिलेट है। यानी कि ये कहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे ब्लड के अंदर। हीमोफ्लेजिलेट मतलब कि जो ब्लड में पाए जाने वाला फ्लैजेलेट होता है वो होता है हमारा लिशमानिया डोनोवानी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो लिशमानिया डोनोवानी है ये एक हीमोफ्लैजेलेट है। तो हीमोफ्लैजेलेट के अंदर किन किन चीज़ों को रखा गया, एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारा हीमोफ्लैजेलेट में लिशमानिया, एक हमारा हीमोफ्लैजेलेट में ट्रिपोनोसोमा भी आता है। ट्रिपोनोसोमा को हम किसी अनदर क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं हमारे लिशमानिया को। लिशमानिया डोनोवानी जो है उसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू कैटेगरी में कैल्सिफाई किया गया है। मतलब कि इसकी क्या होती है, दो सब स्पीसीज़ होती हैं, एक लिशमानिया डोनोवानी होती है और एक लिशमानिया ट्रॉपिका होता है। ठीक है, ठीक है। ये दोनों ही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा लिशमानिया डोनोवानी। लिशमानिया डोनोवानी जो है वो क्या है, क्या डिसीज़ क्वेज करता है या इससे क्वेज होने वाली बीमारी कौन सी होती है, तो वो होती है विशरल लिशमानियासिस। ठीक है, लिशमानिया के नाम से ही इसकी बीमारी का नाम रखा गया है लिशमानियासिस। ठीक है, और ये कालाजार डिसीज़ क्वेज करता है। कालाजार डिसीज़ मतलब कि काला यानी काला, ठीक है, आजार यानी कि फीवर, यानी कि ब्लैक फीवर डिसीज क्वेज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आगे बात कर लेते हैं हम लिशमानिया ट्रोपिका। लिशमानिया ट्रोपिका क्या क्वेज करता है, ये क्वेज करता है क्यूटेनस लिशमानियासिस। ठीक है, जो हमारे सबक्यूटेनस टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर ये डिसीज क्वेज करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं हमारे हीमोफ्लेजिलेट की। ठीक है, ये होती है हमारी एमेस्टिगोट फॉर्म। ठीक है, ऐसी दिखाई देती है हमारी प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। ठीक है, जिसमें एक एंड से क्या निकला दिखाई देता है अपन को, एक फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। ये है उसकी ओपिस्थोमेस्टिगोट। ठीक है, और एपीमेस्टिगोट, क्योमेमेस्टिगोट, ट्रिपोमेस्टिगोट, और ये लास्ट में आती है हमारी ट्रेपोमेस्टिगोट फॉर्म। ठीक है, ये सारी इसकी क्या फॉर्म्स होती हैं, अपन इनको भी देखेंगे। अभी अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारा लिशमानिया से। लिशमानिया जो डोनोवानी है, इसकी हिस्ट्री किसने की, इसको फर्स्टली डिस्कवर किसने किया था, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लिशमानिया डोनोवानी है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था सर विलियम लिशमान ने। 1900 में इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, विलियम लिशमान ने 1900 में इसको डिस्कवर किया था। कहाँ डिस्कवर किया था, स्प्लीन के अंदर, स्प्लीनिक स्मेयर ऑफ सोल्जर इन डम डम कोलकाता। ठीक है, कोलकाता के एक सोल्जर थे, उसके अंदर उनकी स्प्लीन के अंदर जो सर विलियम लिशमान है उन्होंने क्या करा, इस लिशमानिया डोनोवानी पैरासाइट को देखा। अब लिशमानिया डोनोवानी मतलब जो सर विलियम लिशमान थे उन्होंने इस सोल्जर के अंदर इसको देखा था। ठीक है, तो उन्होंने ही अपने नाम के आधार पर इसका नाम दिया है लिशमानिया डोनोवानी। ठीक है, अब हम इसका क्या देख लेते हैं, हम इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि ये जो लिशमानिया है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम देखें, हमारा लिशमानिया तो प्रेजेंट होता है जनरली इंडिया में, साउथ ईरान में, यूरोप, साउथ अमेरिका, रशिया, चाइना। ठीक है, इन इंडिया कॉमन इन असम, बंगाल, कोस्ट ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर, और बिहार में। ठीक है, बिहार, उसके बाद सॉरी, उड़ीसा, मद्रास, उत्तर प्रदेश, स्पेशली यूपी एंड लखनऊ में हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हमारा लिशमानिया डोनोवानी। ठीक है, जो लिशमानिया डोनोवानी है इसका हम हैबिटेट देख लेते हैं, तो ये कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये रहता है आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, यानी कि हमारे आर्य सिस्टम में आपको ये पैरासाइट देखने को मिलेगा। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो जो लिशमानिया डोनोवानी है उसको मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग टू कैटेगरी में कैल्सिफाई किया गया, यानी इसकी टू स्टेज होती है, एक एमेस्टिगोट होती है, एक प्रोमेस्टिगोट होती है। एमेस्टिगोट फॉर्म जो होती है वो कहाँ होकर होती है, हमें मैन में, और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो होती है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, गट
ऑफ सैंड फ्लाई और आर्टिफिशियल कल्चर, मतलब जो मधुमक्खी है उसकी गट में हमें देखने को मिलती है, या फिर हम आला जो इननेट कल्चर मीडिया होता है वहाँ पर भी हम इसे देख सकते हैं। इननेट कल्चर मीडिया इन द सेंस आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया जो कि हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पर हम इसकी ग्रोथ को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं एमएसटी गोट फॉर्म दिखा देती हूँ। ये होती है आपकी एमएसटी गोट फॉर्म, ठीक है, और ये होती है हमारी प्रोमेस्टी गोट फॉर्म, ठीक है, ये लिशमानिया डोनोवन की। एमएसटी गोट फॉर्म कहाँ देखने को मिलती है? तो एमएसटी गोट फॉर्म ओकर इन मेन। एमएसटी गोट फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो एमएसटी गोट फॉर्म ऑब्जर्व होती है कहाँ पर? आपके मैन में ऑब्जर्व होती है, यानी कि ह्यूमन बींग में देखने को मिलेगी। प्रोमेस्टी गोट फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो जो हमारी सैंड फ्लाई है, उस सैंड फ्लाई की गट में हमें जो प्रोमेस्टी गोट फॉर्म होती है वो देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है? सैंड फ्लाई की गट के अंदर हमें प्रोमेस्टी गोट फॉर्म देखने को मिलेगी। अब जो एमएसटी गोट फॉर्म है, ये हमारी एमएसटी गोट फॉर्म, इसका डायमीटर कितना होता है? मतलब इसका डायमीटर जो है वो 2 to 4 mm का होता है। कितना होता है? 2 to 4 mm इसका डायमीटर होता है। और जो प्रोमेस्टी गोट फॉर्म होती है उसका डायमीटर 15 to 15 mm to 20 mm इसका डायमीटर होता है। मतलब ये इसकी क्या हो गई? लेंथ हो गई। और अब इसकी विड्थ की बात करें तो इसकी जो विड्थ होती है वो 1 to 2 mm इसकी ब्रेथ होती है, ठीक है। इतना क्लियर। एमएसटी गोट फॉर्म आपको मेन में देखने को मिलेगी, प्रोमेस्टी गोट फॉर्म हमें सैंड फ्लाई में देखने को मिलेगी। एमएसटी गोट फॉर्म का डायमीटर 2 से 4 mm का होता है। प्रोमेस्टी गोट फॉर्म का डायमीटर जो होता है उसकी लेंथ होती है 15 से 20 mm की, और उसकी जो विड्थ होती है वो 1 to 2 mm इसकी विड्थ होती है, ठीक है। अब जो एमएसटी गोट फॉर्म है, एमएसटी गोट फॉर्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पेरीफेरी टू आउटर, मतलब ये जो पेरीफेरी है इसके नियरली क्या होता है? परिधि की तरफ इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। ये हमारी एमएसटी गोट फॉर्म है, और ये दिखाई दे रहा है हमारे परिधि की तरफ इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो परिधि की ओर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जो प्रोमेस्टी गोट फॉर्म है इसका जो न्यूक्लियस कहाँ होता है? तो जो प्रोमेस्टी गोट फॉर्म होता है इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंटीरियर एंड में। इसका न्यूक्लियस का है एक एंटीरियर एंड, एक पोस्टीरियर एंड। इसका न्यूक्लियस जो होता है एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होता है। देन वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? काइनेटोप्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो होती है हमारी एमएसटी गोट फॉर्म, एमएसटी गोट फॉर्म में भी हमें काइनेटोप्लास्ट देखने को मिलता है, प्रोमेस्टी गोट फॉर्म में भी काइनेटोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एमएसटी गोट फॉर्म जो होती है इसमें अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें? अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और उसके बाद जो प्रोमेस्टी गोट फॉर्म होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें यहाँ से देखो ये बेसल बॉडी है, इस बेसल बॉडी से निकला हुआ आपको एक लंबा सा फ्लेजिला दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रोमेस्टी गोट फॉर्म जो होती है उसमें हमारा फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। जो एमएसटी गोट फॉर्म होती है वो ओवल शेप्ड की होती है। देन जो प्रोमेस्टी गोट फॉर्म होती है इसमें क्या होती है? हमारी अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, मतलब यहाँ से जो अटैच होकर निकल रही इसे हम क्या बोलते हैं? अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी जो इसमें पैरासाइट है ना, इस पैरासाइट के अंदर भी अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है, ठीक है। दोनों ही पैरासाइट में हमारी अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। शॉर्ट रिवाइज करा देती हूँ। एमएसटी गोट फॉर्म, प्रोमेस्टी गोट फॉर्म, ठीक है। तो एमएसटी गोट फॉर्म होती है हमारी, ये हमें मेन में देखने को दिखाई देती है। प्रोमेस्टी गोट फॉर्म हमें सैंड फ्लाई में देखने को मिलती है। एमएसटी गोट फॉर्म जो होती है इसका डायमीटर 2 से 4 mm का होता है। प्रोमेस्टी गोट फॉर्म का डायमीटर 15 से 20 mm इसकी लेंथ होती है, और 1 से 2 mm इसकी विड्थ होती है, ठीक है। जो एमएसटी गोट फॉर्म होता है इसमें न्यूक्लियस परिधि की तरफ प्रेजेंट होता है। प्रोमेस्टी गोट फॉर्म में जो न्यूक्लियस होता है वो एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर। फिर एमएसटी गोट फॉर्म जो होती है इसके अंदर हमें काइनेटोप्लास्ट देखने को मिलेगा, एक्सॉन प्रेजेंट होता है, और बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है जो कि अटैच होती है आपकी जो पेरीफेरी होती है उससे अटैच होती है। देन जो प्रोमेस्टी गोट फॉर्म होती है हमारी, तो इस प्रोमेस्टी गोट फॉर्म जो होती है उसके अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस है प्रेजेंट होता है, और कहाँ होता है? हमारे एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमारे इसमें काइनेटोप्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो जो क्या है हमारी एमएसटी गोट फॉर्म में अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और ये जो हमारी प्रोमेस्टी गोट फॉर्म होती है इसके अंदर भी हमारे अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। और ये जो होती है हमारी ओवल इन शेप्ड के हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एमएसटी गोट फॉर्म यहाँ तक का क्लियर। एमएसटी गोट फॉर्म और प्रोमेस्टी गोट फॉर्म में मेन डिफरेंस आपको समझ में
आ गया होगा। ठीक है, अभी हम ये देख लेते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एंटीरियर एंड जो होता है वहाँ पर न्यूक्लियस है, उसके बाद हमारा काइनेटोप्लास्ट देखने को मिलता है, हमारी बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी से एक एक्सोन निकल कर जा रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारा एक्सोन हमें देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा इसका ऑल ओवर स्ट्रक्चर। एमएसटी गोट फॉर्म और प्रोमेस्टी गोट फॉर्म को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी लाइफ साइकिल को ईजिली देख लेते हैं। क्या है हमारे लीशमानी या डोनोवानी की लाइफ साइकिल। सबसे पहले बाइट ऑफ सैंड फ्लाई टू मैन, यानी कि सैंड फ्लाई आई और उसने क्या करा, ह्यूमन को काट लिया, बाइट किया। तो प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म इंटर इनटू ह्यूमन बॉडी। जो प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म थी, जो प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे सैंड फ्लाई के अंदर। मैन के अंदर कौन सी, एमएसटी गोट फॉर्म। तो सैंड फ्लाई ने हमें काटा है तो हमारे अंदर क्या चली गई, प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म चली गई। कहाँ पर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर। फिर प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म रीचेस इनटू आर्य सिस्टम। प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म कहाँ पहुंचेगी, आर्य सिस्टम में पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी, बाया ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, है ना। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ चली गई प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म, हमारे ह्यूमन बीइंग के आर्य सिस्टम में चली गई। ठीक है, फिर वहाँ पर क्या होता है, उसका बाइनरी फिजन होता है। फिर प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म जो होती है वो चेंज हो जाती है। प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म चेंज हो गई किस में, एमएसटी गोट फॉर्म में। प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म कहाँ होती है, हमारी सैंड फ्लाई में। अब वो ह्यूमन के अंदर आ गई तो बाइनरी फिजन के थ्रू वो क्या करेगी, चेंज हो जाएगी और एमएसटी गोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर एमएसटी गोट फॉर्म रैप्चर होती है होस्ट सेल ऑफ द आर्य सिस्टम। जो होस्ट सेल है हमारे आर्य सिस्टम की, वहाँ पर क्या हो जाती है, ये रैप्चर्ड हो जाती है। फिर पैरासाइट इन सर्कुलेशन, जो पैरासाइट होता है वो सर्कुलेशन में आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पैरासाइट सर्कुलेशन में आ गया। फिर सैंड फ्लाई अगेन बाइट इन ह्यूमन एंड रॉ एमएसटी गोट फॉर्म, यानी कि वही सैंड फ्लाई आई, उसने अगेन हमको क्या करा, बाइट किया और ड्रॉ कर लिया किसको, एमएसटी गोट फॉर्म। यानी कि सैंड फ्लाई में होना चाहिए प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म, लेकिन सैंड फ्लाई ने क्या ले लिया, ह्यूमन बीइंग को बाइट करा और वहाँ से क्या लेके गई, वो एमएसटी गोट फॉर्म लेके चली गई। अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, उसका बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन होगा, फिर एमएसटी गोट फॉर्म चेंज हो जाएगी प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म में। कहाँ पर चेंज होएगी, सैंड फ्लाई के अंदर जाने के बाद ये चेंज हो जाती है एमएसटी गोट फॉर्म से प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म में। फिर ये जो प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म होती है हमारी, ये कहाँ जाती है, हमारी नहीं सैंड फ्लाई में, तो ये कहाँ जाती है, फेरिंग्स एंड बक्कल कैविटी ऑफ सैंड फ्लाई। जो सैंड फ्लाई है हमारी, मधुमक्खी है, उसके फेरिंग्स में और उसकी बक्कल कैविटी में आती है। फिर एमएसटी गोट फॉर्म रीचेस इन द फेरिंग्स, बक्कल कैविटी और स्टमक। हाँ, तो ये जो प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म होती है वो पहुँचती है फेरिंग्स में, बक्कल कैविटी में और में पहुँचती है हमारी सैंड फ्लाई की। फिर वो सैंड फ्लाई अगेन बाइट करेगी। जब उसके फेरिंग्स और बक्कल कैविटी में आएगी तो सैंड फ्लाई ऑब्वियसली वो बाइट करेगी। फिर वो बाइट करेगी तो वो प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म को वापस से किसे ला कर दे देगी, हमारे मेन को ला करके दे देगी। फिर ये ऐसी ही लाइफ साइकिल जो होती है वो पूरी कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल क्या होती है हमारी, कंटिन्यूसली इसी तरह से चलती रहती है। अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 6 मंथ, बट सम टाइम ये 2 साल तक भी रहता है ना। यहाँ तक का क्लियर, एक बार वो शॉर्ट रिवीजन में करवा देती हूँ। ठीक है, क्या करा, सबसे पहले सैंड फ्लाई आई, फिर उसने ह्यूमन को काटा, प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म अंदर चली गई, फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे आर्य सिस्टम में पहुंची, वहाँ पर बाइनरी फिजन हुआ। फिर एमएसटी गोट फॉर्म जो प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म सैंड फ्लाई से आई थी, उस प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म से एमएसटी गोट फॉर्म में चेंज हो गई। फिर सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ चली गई, वो हमारे अगेन से सैंड फ्लाई आई। सैंड फ्लाई ने आकर क्या करा, ह्यूमन को बाइट करा। ह्यूमन को बाइट करा तो जो सैंड फ्लाई है उसके अंदर एमएसटी गोट फॉर्म चली गई। फिर वहाँ पर दोबारा से बाइनरी फिजन होगा, फिर एमएसटी गोट फॉर्म चेंज हो जाएगी प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म में। फिर प्रोमेस्टिक गोट फॉर्म पहुँचेगी कहाँ पर, सैंड फ्लाई की फेरिंग्स और बक्कल कैविटी में। फिर सैंड फ्लाई अगेन से बाइट करेगी और ये लाइफ साइकिल इसी तरह से कंटिन्यूसली चलती रहती। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसमें कोई समस्या किसी को भी नहीं आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, पायरेक्सिया को यस करता है, यानी कि फीवर की कंडीशन होती है। स्प्लीनोमेगेली यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हमें देखने को मिलता है। हेपेटोमेगेली भी एनलार्जमेंट होता है हमारे लीवर में, हेपेटोसाइट का। ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथी, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ। स्किन आर ड्राई, रफ एंड रैश। ठीक है, डार्क पिगमेंट एंड हेयर आर बिटल फॉर ड्यू टू द एनीमिया। ठीक है, स्किन जो होती है उसकी ड्राई हो जाती है, रफ होती है, उसमें रैशेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, डार्क पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। देन जो हेयर बिटल्स फॉर्म होते हैं एनीमिया कोएस करने वाले, वो भी हमें इसमें ऑब्जर्व होते हैं। देन आगे हम बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो किस तरह से ट्रांसमिट होती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, इसकी जो लोकेशन होती है वो आर्य सिस्टम में। कहाँ पर जाती है, सर्कुलेशन के थ्रू हमारे आर्य सिस्टम में चली जाती है। स्प्रेड होती है कैसे, बाइट
बाय सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई आके काटेगी, उसकी हेल्प से ये क्या होती है, स्प्रेड होती है। डेफिनेटिव होस्ट कौन होगा इसमें, लीशमानिया की कंडीशन में डेफिनेटिव होस्ट मेन होता है और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो सैंड फ्लाई होता है। दोनों चीज़ें याद रखना, डेफिनेटिव होस्ट मेन, इंटरमीडिएट होस्ट सैंड फ्लाई। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 महीने का होता है, बट कभी कभी ये 2 साल तक भी वेरी करता है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक इतना क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं इसके लैब डायग्नोसिस की। ठीक है, तो एक बात और मैं बता देती हूँ, जो लीशमानिया होता है हमारा, ये लीशमानिया क्या करता है, इधर कहीं जगह है। ठीक है, जो लीशमानिया है हमारा, वो एक तो कौन सी डिसीज़ कोएस करता है, एक क्या करता है, काला आजार डिसीज़ कोएस करता है। क्या है, काला आजार। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें इसमें, डम डम फीवर। ठीक है, डम डम फीवर। उसके बाद विसरल लिशमानियासिस, विसरल लिशमानियासिस। ये डिसीज़ जो होती हैं वो हमें किसके थ्रू देखने को मिलती हैं, तो ये हमें लिशमानिया में ये सारी डिसीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल। और एक बात और बता देती हूँ मैं, मुझे याद आ गया जस्ट अभी, क्या देखा था हमने, एक एमएसटी गोट फॉर्म देखी थी, एक प्रोमेस्टी गोट फॉर्म देखी थी। तो जो एमएसटी गोट फॉर्म है, अगर हमें स्टेन करना है तो हम इसे किसकी हेल्प से स्टेन करेंगे, तो हम इसे स्टेन करेंगे जो लाइट स्टेन होती है हमारी, लाइट स्टेन से, लिशमान स्टेन से, क्योंकि सर विलियम लिशमान ने से डिस्क्राइब किया था, उन्हीं के नाम पर इस पैरासाइट का नाम लिशमानिया रखा गया है। और उन्हीं के नाम से जो स्टेन होती है लिशमान स्टेन और प्लस जिम्सा स्टेन में, लिशमान तो मैंने शॉर्ट में एली लिख दिया है, और उसके बाद होती है हमारी जिम्सा स्टेन। इन तीनों स्टेन की हेल्प से हम एमएसटी गोट फॉर्म को स्टेन करते हैं। देन आगे बात आती है हमारे प्रोमेस्टी गोट फॉर्म की, तो प्रोमेस्टी गोट फॉर्म को भी हम राइट स्टेन, लिशमान स्टेन और जिम्सा स्टेन, इन दोनों के लिए कॉमन स्टेन होती है, राइट स्टेन, लिशमान स्टेन और जिम्सा स्टेन। ठीक है, इस जिम्सा स्टेन की हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको स्टेन करके देखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसमें किसी को भी कोई भी समस्या नहीं आई होगी। इंक्यूबेशन पीरियड भी हमने इसका देख लिया कि 3 से 6 महीने तक होता है ये, अकॉर्डिंग टू केडी चटर्जी। ठीक है, उसके बाद हम अदर बुक की बात करें, जैसे कि पानीकर होती है, उसमें दे रखा है 2 to 8 मंथ से 10 ईयर तक भी कैरी करता है। अलग अलग बुक में इसका थोड़ा अलग अलग दे रखा है, जैसे पानीकर में अलग दे रखा है, उसके बाद इसमें हमारे केडी चटर्जी में इसका इंक्यूबेशन पीरियड अलग दिया हुआ है, सीपी पवेजा में इसका इंक्यूबेशन पीरियड अलग दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इंक्यूबेशन पीरियड बताया है 3 से 6 महीने का, और 2 साल तक ये दिया है अपन ने केडी चटर्जी के अकॉर्डिंग। आप जाके केडी चटर्जी में इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम किसकी, तो आगे हम बात करने वाले हैं हमारे लैब डायग्नोसिस की। लैब डायग्नोसिस में हमें क्या करना है, ठीक है, ये हमारी लैब डायग्नोसिस हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी जो लैब डायग्नोसिस होता है, एक इसका डायरेक्ट एग्जामिनेशन करते हैं हम, और एक इसका इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएसटी गोट फॉर्म होती है उसको हम देखेंगे, उसका ब्लड कल्चर करेंगे और उसकी हम बायोप्सी करेंगे। ठीक है, ये हमारा एग्जामिनेशन। तो एमएसटी गोट फॉर्म को हम कैसे देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करा हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट करा, ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्मेयर पेपर करेंगे। मेरा हाथ उल्टा पड़ेगा। ठीक है, ये हमने क्या करा है, एक क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड ली और यहाँ पर क्या करा, स्पेसिमेन रखा और इससे क्या कर दिया हमने, एक टंग शेप की जो है स्मेल वो प्रिपेयर कर दी। मतलब ऐसे स्लाइड के बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करी, ब्लड स्मेल प्रिपेयर कर दी। ब्लड स्मेल प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, हमारे जो लिशमान स्टेन, जिम्सा स्टेन और राइट स्टेन है, इन तीनों स्टेन की हेल्प से क्या करेंगे, हम जो हमारी एमएसटी गोट फॉर्म है उसका एग्जामिनेशन करेंगे। जब हम माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो क्या देखने को मिलेगी, हमें एमएसटी गोट फॉर्म देखने को मिलेगी। एमएसटी गोट फॉर्म कहाँ देखने को मिलेगी आपको, मोनोसाइट में और न्यूट्रोफिल के अंदर हमें एमएसटी गोट फॉर्म देखने को मिलेगी। यहाँ तक का क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, एक ऐसे समझाती हूँ। ठीक है,
क्या है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन करा तो उसमें हम एमएसटी गोट फॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे। एमएसटी गोट फॉर्म के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ब्लड स्पेसिमेन लिया, ब्लड स्पेसिमेन लेने के बाद स्मेयर प्रेपेयर किया, स्मेयर प्रेपेयर करने के बाद क्या करा, उसे लिशमान, जिम्सा और लाइट स्टेन, तीनों में से किसी एक स्टेन से स्टेन करना है। ऐसा नहीं कि मैडम ने बता दिया तो चलो तीनों एक स्टेन को एक साथ ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, फालतू के एक्सपेरिमेंट नहीं करना। स्टेन करा, स्टेन करने के बाद क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे। माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के अंदर हमें एमएसटी गोट फॉर्म ऑब्जर्व होगी। यहाँ तक का क्लियर। एमएसटी गोट फॉर्म कैसे देखने को मिलेगी, देखो एमएसटी गोट फॉर्म अपन ने देखी थी, ओवल शेप्ड की होती है। इसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो परिधि की ओर प्रेजेंट होता है। इसमें काइनेटोप्लास्ट होता है, हमारा बेसल बॉडी देखने को मिलती है हमारी, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑल ओवर एमएसटी गोट फॉर्म। इसका डायमीटर तो याद होगा, 2 से 4 mm का इसका डायमीटर होता है और ये हमें एमएसटी गोट फॉर्म देखने को मिलेगी ह्यूमन बींग के अंदर। तो ह्यूमन से ही हमें इसका सैंपल कलेक्ट करना, सैंड फ्लाई में हमें प्रोमेस्टी गोट फॉर्म देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके ब्लड कल्चर की। तो ब्लड कल्चर करने के लिए हम किस मीडिया का यूज़ करेंगे, ट्रिपल एनएन मीडियम। ट्रिपल एनएन मीडियम का नाम है नेवी, मैक्लोन एंड निकोल मीडियम। इस मीडिया का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें हमें क्या ऑब्जर्व होगी, उसमें हमें ऑब्जर्व होगी प्रोमेस्टी गोट फॉर्म। प्रोमेस्टी गोट फॉर्म क्या करेंगे, हमें ऑब्जर्व करना है तो हमने ट्रिपल एनएन मीडियम लिया। ट्रिपल एनएन मीडियम का हम कंपोजिशन देख लेते हैं। ट्रिपल एनएन मीडियम नेवी, मैक्लोन एंड निकोल मीडियम क्या कंटेन करता है, उसमें होता है हमारा रैबिड ब्लड अगार प्लस एंटीबायोटिक। उस एंटीबायोटिक में कौन सी होती है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन। ये एंटीबायोटिक को क्या करेंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, ब्लड स्पेसिमेन को कलेक्ट करा, ठीक है। ब्लड स्पेसिमेन हमने कलेक्ट करा किसकी हेल्प से, बाय वेन पंचर। वेन पंचर की हेल्प से हमने ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करा। ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसका कल्चर लगाएंगे, ठीक है। कल्चर लगा दिया, वहाँ पर से हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी ग्रोथ आएगी। उसकी जो ग्रोथ, इसको इंक्यूबेट करेंगे हम 22 to 24 डिग्री सी पर 2 से 7 दिन के लिए। 2 से 7 दिन के बाद क्या हो गया, हम इसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना। इसकी जो ग्रोथ आएगी उसकी कॉलोनी को हम उठाएंगे। उठाने के बाद हम माइक्रोस्कोप में या फिर हमारा जो कॉलोनी काउंटर मशीन है जो कि कॉलोनी को काउंट करके बताती है, वहाँ से भी हम क्या करते हैं, इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगी, हमें इसमें ऑब्जर्व होगी प्रोमेस्टी गोट फॉर्म, ठीक है। प्रोमेस्टी गोट फॉर्म का हमें ऑब्जर्वेशन करना है। तो प्रोमेस्टी गोट फॉर्म के लिए हमें ब्लड कल्चर मीडिया लगाना होता है। उसके लिए हम मीडिया यूज़ करते हैं ट्रिपल एनएन मीडियम। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि ट्रिपल एनएन मीडियम नेवी, मैक्लोन एंड निकोल मीडियम जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ तक का क्लियर, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, गुड। आगे हम बात करते हैं बायोप्सी के बारे में, ठीक है। तो बायोप्सी जब हम करेंगे तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, बायोप्सी करेंगे हम बोन मैरो की, ठीक है। तो हम एफएनएसी के थ्रू क्या करेंगे, हम इसमें स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे स्टर्नम से, या हमारे इलायक क्रिस्ट या टिबिया जो होती है हमारी लॉन्ग बोन, वहाँ से क्या करेंगे, इसमें स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करना होता है, हमें एमएसटी गोट फॉर्म है उसको डेमोस्ट्रेट करना होता है। एमएसटी गोट फॉर्म कहाँ होती है, मैन में, ठीक है। तो हम इसको स्टेन करेंगे एंड प्रोमेस्टी गोट फॉर्म डेमोस्ट्रेट करेंगे ट्रिपल एनएन मीडियम में। एमएसटी गोट फॉर्म को डेमोस्ट्रेट करना है तो हमें उसकी बोन मैरो मतलब माइक्रोस्कोप क्या करेंगे, एफएनएसी करेंगे, बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे, स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे स्टर्नम, इलियाक क्रिस्ट एंड अपर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला से, वहाँ से इसमें स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेंगे। अगर प्रोमेस्टी गोट फॉर्म देखना है तो उसके लिए हम ब्लड कल्चर लगाएंगे, ट्रिपल एनएन मीडियम का हम यूज़ करेंगे। देन स्प्लीन से भी हम इसमें एफएनएसी के थ्रू स्पेसिमेन ले सकते हैं, लिम्फ नोड बाय एफएनएसी, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ तक का हमारा कलेक्ट मतलब क्लियर हो गया। जब हम ब्लड काउंट करेंगे तो ब्लड काउंट करने में क्या देखने को मिलेगा, हमें ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि डिग्रीज हमें सेल देखने को मिलेगी, हमारी ब्लड सेल, हमारी ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल, एनीमिया देखने को मिलेगा जिसमें हमारी रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाएगा, ठीक है। पेनसाइटोपिनिया की कंडीशन हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। पेनसाइटोपिनिया मतलब कि आरबीसी ने किसी चीज़ को पिया है, और फेगोसाइटोसिस मतलब आरबीसी ने खाया है ना। तो ये 2 कंडीशन है, इसको भी आपको ये टर्म याद रखना है। अब हम इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, तो इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन है उसके लिए हम करते हैं नेप्रिस टेस्ट यानी कि एल्डिहाइड टेस्ट, ठीक है। इसका नाम याद रखना, नेपेस टेस्ट और एल्डिहाइड टेस्ट। इसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले क्या कंटेंट करेंगे, हम 2 ml सीरम लेते हैं। एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में 2 ml सीरम कलेक्ट करा, प्लस उसके अंदर 1 to 2 ड्रॉप 10% फॉर्मेलिन की डाली। सिंपल सा,
क्या करा हमने, ये एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml हमने क्या ऐड कर दिया, सीरम ऐड कर दिया। सीरम ऐड करने के बाद इसमें हमने क्या करा, 1 to 2 ड्रॉप जो है हमने 10% फॉर्मेलिन की इसके अंदर ऐड कर दी। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, कोगुलेशन अपीयर होगा। कोगुलेशन मतलब कि जमाव, हमें इसमें कोगुलेशन देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, 2 से 20 मिनट के बाद। या तो जेलीफिकेशन होगा, जेली लाइक अपीरियंस होगा इसमें, या फिर मिल्क लाइक अपीरियंस होगा, या फिर रिसेंबल टू वाइट पार्ट ऑफ बॉइल्ड एग, यानी कि जो बॉइल्ड एग होता है, हमारा उबला हुआ अंडा होता है, जिसने भी देखा उसका जो वाइट पार्ट होता है, सफ़ेद वाला पार्ट, उसके जैसा इसका अपीरियंस हमें देखने को मिलेगा। अगर उसके जैसा अपीरियंस हमें देखने को मिलता है तो क्या होगा, आगे देखते हैं। अब इसके हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल इसका क्या कहता है। सीरम में प्रेजेंट गामा ग्लोब्यूलिन, क्या है इसका जो सीरम है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गामा ग्लोब्यूलिन है। यानी कि सीरम क्या कंटेन कर रहा है, गामा ग्लोब्यूलिन कंटेन कर रहा है। इसको फॉर्मुलिन के साथ हम जब ऐड कराएंगे तो कोगुलेशन प्राप्त होगा। ठीक है, कोगुलेशन हमें दिख गया, कितनी देर में मिलेगा, 2 से 20 मिनट के अंदर देखने को मिलेगा। अम्मी कम आवाज़ कर लो यार। 2 से 20 मिनट के अंदर इसका कोगुलेशन देखने को मिलेगा। इसमें कैसा होगा, जेलिफिकेशन, मिल्क की तरह इसका अपीयरेंस होगा, प्लस जो हमारा अंडा होता है ना, उसका सफ़ेद पार्ट होता है उबले हुए अंडे का, ऐसे बोल्ड एग की तरह इसका अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से कोगुलेशन प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब सेकंड टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट देख लिया हमने एल्डिहाइड टेस्ट। सेकंड टेस्ट होता है हमारा एंटोमनी टेस्ट। एंटोमनी टेस्ट जो होता है इसको हम चोपड़ा टेस्ट भी कहते हैं, याद रखना, चोपड़ास टेस्ट या एंटोमनी टेस्ट। इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे हम 4% यूरिया स्टैबिन सॉल्यूशन। 4% यूरिया स्टैबिन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे तो यूरिया स्टैबिन जो होता है वो हमारा 4 ग्राम होता है, देन डिस्टिल वाटर हमारा 100 ml होता है। इतना क्लियर। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि ये क्या कहता है। सीरम में प्रेजेंट होता है गामा ग्लोब्यूलिन होता है, हमने पहले ही देख लिया। अब इस वहाँ क्या ऐड करा था अपन ने, 10% फॉर्मुलिन की 1 to 2 ड्रॉप ऐड करी थी। अपन यहाँ सॉल्यूशन क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं 4% यूरिया स्टैबिन, तो हमें क्या ऐड करना होगा, यूरिया स्टैबिन ही ऐड करना होगा। वहाँ कितना लिया था, 1 to 2 ड्रॉप लिया था, यहाँ पर 1 to 2 ml लेंगे हम। ठीक है, तो 1 to 2 ml क्या लिया हमने, 1 मिनट, 1 to 2 ml हमने सीरम ले लिया हमारा एक टेस्ट ट्यूब में। फिर उसके अंदर हमें जो इक्वल अमाउंट में इसको ऐड करना है, यानी 1 to 2 ml ही अपन को 4% यूरिया स्टैबिन सॉल्यूशन ऐड करना है। ठीक है ना, क्या करना है, एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब लिया है हमने, उसमें क्या करा, 1 to 2 ml क्या करा हमने, इसके अंदर सीरम ले लिया। क्या लिया हमने, इसके अंदर सीरम ले लिया। फिर इक्वल ही अमाउंट में हमें क्या करना है, 4% यूरिया स्टैबिन जो होता है, उस यूरिया स्टैबिन को क्या करना है, इक्वल अमाउंट में ऐड कर देना है। ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या ऑब्जर्व करना है, हमें इसमें फ्लोक्यूलेशन को ऑब्जर्व करना है, यानी कि हमें क्या इसमें देखने को मिलेगा, फ्लोक्यूल्स पीपीटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। ये थर्ड टेस्ट है, फर्स्ट एल्डिहाइड, सेकंड एंटोमनी, और थर्ड जो होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का यूज़ हम क्यों करते हैं, जो हमारा सीरम होता है उसके अंदर एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम WKK एंटीजन, यानी कि विटेबिस्टाई, क्लिंगस्टोन एंड कुशन एंटीजन जो होता है उसका यूज़ भी करते हैं। हम किसके लिए करते हैं, लिशमानिया के लिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन का डिटेक्शन करना होता है तो उसमें क्या डिटेक्ट करेंगे, तो हमें उसमें डिटेक्ट करना होता है ग्लोब्यूलिन को। सीरम प्रोटीन में हम किसे डिटेक्ट करेंगे, ग्लोब्यूलिन को। इसका लेवल हमें कैसे देखने को मिलेगा, इंक्रीज लेवल हमें इसमें ऑब्जर्व होगा। देन सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। सीरोलॉजिकल में क्या लगाएंगे हम, एलाइजा लगाएंगे, IHA लगाएंगे और IFA लगाएंगे। इन टेस्ट की हेल्प से हम सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है। तो ये किस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी कोज करता है, तो ये कोज करता है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ऑल ओवर हमारा जो लीशमानिया है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर इसमें कहीं पर मैंने कोई गलती की है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ आप बताइए। नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा बेहतर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं वादा तो नहीं करती हूँ लेकिन मैं कहती हूँ कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है,
अगर इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मिलते हैं, कुछ बनते हैं, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, इस वीडियो को आप बिल्कुल पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जितने भी लोग इसे देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, और सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने जूनियर सीनियर सभी के साथ वीडियो को शेयर करें। इसके जितने भी MCQs बनते हैं वो MCQs जो है आज ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। कब अपलोड करूँगी? जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे उसके बाद। ठीक है, मतलब 1 से 2 घंटे के बाद आपको इसके जो MCQs हैं वो देखने को मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम के लिए आप फॉलो कर लीजिए साहिबा MLT एजुकेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लेकर आएंगे। हमारे लिए ट्रिपोनोसोमा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हम ट्रिपोनोसोमा ही लेकर आएँ। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय।